हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं देव शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वित्ताल के पाठ 2 की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है जूझ, आनंद यादव का लिखित है। इसका पहला पाठ पढ़ते हैं। लेखक का परिचय। लेखक आनंद यादव का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक जिले के कागल नामक स्थान पर हुआ था 1935 ईस्वी में। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। इनके पिताजी का नाम था रतनप्पा। पाठकों के बीच में आनंद यादव के नाम से परिचित हैं। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर इन्होंने एमए किया और डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच में भी चर्चित है। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ये थे आनंद यादव। जूझ पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें यह मराठी की प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांवी जीवन के खुरदरे यथार्थ और उनके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोरों के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। यानी कि किस प्रकार बच्चे को अपने घर परिवार की ओर से पढ़ाई से विमुख किया जा रहा था, लेकिन एक सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एक सामाजिक व्यक्ति ने उसे समाजसेवी व्यक्ति ने उसे अपने पढ़ाई की ओर प्रेरित किया और उसने किस प्रकार विद्यालय जाकर अपना जीवन सफल बना लिया। तो ये कहानी आपको एक बहुत ही अनोखी लगेगी और प्रेरक भी है। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर वह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊँ। डर लगता था कि कहीं हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझाए। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, अर्थात खेती से अन्न उत्पन्न कम होता है और लागत ज़्यादा लगने लगी। पढ़ जाऊँगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो धंधा भी अच्छा कर पाएंगे। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार आनंदा के मन में आने लगे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर एक पेरने का कोलू चलाना पड़ता। दिवाली के बाद में महीना भर गन्ने कोलू में पेरे जाते और रस निकाला जाता और गुड़ बनाया जाता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख से अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। वो ये कहते थे कि कोलू यानी चरखी अगर जल्दी चालू कर देंगे तो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ में कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाज़ार में गुड़ की बहुत अधिक मात्रा हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही, यानी लेखक का मानना ये था कि जब चारों ओर
गुड़ बनने का प्रक्रिया चालू हो जाती तो बाज़ार में गुड़ की बहुत अधिक मात्रा आ जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। अब देखिए, गुड़ 4 क्वालिटी का होता है। नंबर 1 होता है बिल्कुल भूरा राव जैसा, भूरा गुड़, सफ़ेद इसको कहते हैं। नंबर 2 क्वालिटी का होता है हमारी स्किन जैसा। नंबर 3 क्वालिटी का होता है ये जानवरों को खिलाने वाला काला गुड़। और नंबर 4 क्वालिटी का होता है लपटी, जिसका कोलतार बनता है, डंबर बनती है। इस प्रकार का 4 प्रकार के गुड़ होते हैं, है ना। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, पैसा भी इनकी अलग अलग क्वालिटी के हैं, पैसे भी हैं। तो लेखक कहते हैं कि उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत अधिक आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते। उनका मानना था कि ईख को और कुछ दिन खेतों में खड़ा रहने दिया जाए तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रखने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और गाढ़ा रस हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए हमारे सारे गाँव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले होता है। इससे सही बात है, सबसे पहले जो सामग्री वैसे बाज़ार में आएगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब जैसे मूँगफली अब इस समय चल रही है ना, तो मूंगफली का भाव इस समय बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा भाव घटता चला जाएगा, आवक बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी ना, वस्तु ज़्यादा आएगी तो कीमत कम हो जाएगी, और वस्तु कम होगी तो कीमत ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी उसकी तो कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो ये मानना था उन्हें। तो ऐसे ही उनके पिताजी का मानना था कि कोल्हू सबसे पहले हमारा चलेगा तो सबसे पहले हमारा गुड़ मार्केट में जाएगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। इसी कारण मैं इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में गंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेला सुअर की तरह गुर्राता है, अगर उससे पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। माँ ने कहा कि मैं उससे बात करती हूँ, अब तू बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की अगर उससे बात करेंगे तो वह जंगली सुअर की तरह गुर्राता है, और जंगली सुअर से माँ बहुत डरी हुई है। अब मला खेती के सभी काम बीत गए। मला यानी खेती, मराठी भाषा में मला। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव साहब से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ऐसे बेटा कह रहा है माँ से। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वे मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई साहब के यहाँ गए। ये कौन थे? ये साहूकार थे गाँव के। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उससे मेरा पढ़ना लिखना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। और यह सुनते ही देसाई दादा चढ़ गए और बोले आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने यह भी दत्ताजी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, यदि मैं अभी भी कक्षा में बैठकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारियाँ हो जाएंगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा सारा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम है नहीं, मेरा पहले से ही 1 साल बेकार हो गया। ऐसा उन्होंने जाते जाते दत्ताजी राव साहब से कह दिया। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वे आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा। ऐसा उसने दत्ताजी राव साहब ने कह दिया। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा
कि हमने यहाँ आकर ये सारी बातें बताई हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो तू निडर होकर साफ उत्तर देना, डरना मत। ऐसा दत्ताजी राव ने किससे कहा? आनंद यादव से कहा। नहीं जी, नहीं डरूंगा। मैं माँ के साथ लौट गया। 1 घंटा बीत जाने के बाद दादा घर पर आया। मैं घर पर ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने सरकार के यहाँ गई थी, देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। अब दादा अधीर हो गए। उन्होंने पूछा, कुछ काम वाम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले और गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। बड़ा बेटा। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े को बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी कि सरकार ने बुलाया है, साहूकार ने बुलाया है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीमने का मतलब भोजन ग्रहण कर। अच्छा, और वो चला गया। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है मैं मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था कि तो अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना किया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरा करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, यानी खूब भला बुरा कहा। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं लगा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले शान की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए इस तरह छोड़ा के जीवन को बड़े चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। मतलब किसी तरह तुम्हारा साल बर्बाद, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करता है। बर्ताव यानी व्यवहार। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदत है? चाय जैसी। यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, तो अरे छोकरे, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत में गोबर बीन कर माँ के कंडे छपा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ में सच मिलाकर ठोक दिया, यानी कि कुछ वो झूठ था और कुछ सच था। अब ऐसा बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ ना कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ, फेल नहीं हुआ कभी। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या? जी, आप कहते हो तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में सुधर जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चलता। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते खेत पर हाजिर होना है, 11 बजे तक पानी लगाना है, खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना है, सवेरा आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना है, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आना है, आकर घंटा भर ढूंढ चलाना है, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना है। समझे? मंजूर है का? अगर मंजूर है तो विद्यालय जाना। फिर भी उसने क्या कहा, आनंद यादव ने? हाँ, मंजूर है, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मालूम मुझे सारी बातें मंजूर हैं, मन आनंद से उड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ने।
हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन तो देख, गांव में झाम मिलेगा, वहीं कुचलता हूँ तेरे को। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर्र कुर्र कर रहा था, यानी चिढ़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल नहीं करते हुए खेती के काम की झपकी में 11 बज गए। 11 बजे से 5 बजे तक पिसते रहने के छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत होता रहा। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। ये था। अब क्या हो गया, फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5वीं के आगे क्या लिखा हुआ था, नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसी एक बेंच के जैसे कोई बाहर का होता है ना, अपरिचित होता है, एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है ये भी मालूम पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया। बस अड्डे पर कोई लड़का जैसे पोटली संभाले बैठता है ना किसी बस के इंतजार में, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती लड़के चौहान के लड़के ने सामने आकर मेरी मजाक उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है, बालगुड़ी की लाल मट्टी के रंग में, यानी कि बालू मिट्टी के लाल रंग के रंग में मटमैल धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, तुम्हारा तौलिया होता ना, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया मेरा गमछा, पूरी कक्षा में उसकी खींचतानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआसा होकर रह गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल उतारते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आवाज़ निकाली। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती धक धक करने लगी। तो अब क्या हुआ कि रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मैं बोला, मेरा है मास्टर। तू कौन? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। ये चौहान का बच्चा बिना बात की उठक पटक करता है, ऐसा कहता हुआ मैं मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और कुछ भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविताएं पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कौंच उस लड़के ने 2 बार खींची, लेकिन मैं दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। अब दीवार की तरफ पीट कर ली जैसे अब खांसी खींचे हो, तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठाई नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में खिलौने में रख दोगे ना, खिलौने के बच्चा रख दिया आपने, कौवा बनाया मिट्टी का खिलौने का, और वह आपने अकेले खुले में रख दिया तो कई कौवे आएंगे उसके ठोंक मारेंगे उसमें। तो ऐसे ही जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं ना, वैसे ही मेरा हाल हो रहा गया। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी मजाक उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाऊँ? कैसे चलेगा ऐसे? नहीं जाऊँगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई सी लगने लगी है। अपना वह कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था।
फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते, पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का भूख मारने लगता। लड़कों के मन में भी उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। तो इस प्रकार अब विद्यालय में उसका मन लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा में एक इंटेलिजेंट लड़के से उसका मुलाकात हो गई और उसका मन लगने लगा। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।